दोस्तों आज हम बात करेंगे दो या दो से अधिक सदिश राशियों का परिमाण। ठीक है कि जब हमें एक या एक से ज़्यादा सदिश राशि एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हों, मतलब कोई एक ऐसी राशि है जो एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा बार आ रही है, तो उनको कैसे हम जोड़ेंगे, अर्थात सदिशों का योग या सदिशों का परिमाण। ध्यान देना, अगर हमारे पास दो राशियाँ हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और ए वेक्टर आपका इस साइड जा रहा है और बी वेक्टर कहाँ जा रहा है, इस साइड आ रहा है, और दोनों ही इस पॉइंट किस पे पी पर, दोनों ही एक पॉइंट पी पर क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहे हैं। मतलब दो राशियां एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन से जा रही हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो एक ही बिंदु पर दो सदिश अगर ए और बी हैं, उनके परिमाण ए और बी हैं, सदिश राशि ए और बी का परिमाण ए और बी हैं, तो उनका परिणामी रिजल्ट क्या होता है हम जानते हैं। सदिश ए का जो परिमाण होता है, जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये अगर एक ही पॉइंट पर दो सदिश राशियाँ क्या कर रही हैं, वर्ग कर रही हैं, तो उनका हम परिणामी रिजल्ट इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, जिनके आगे भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट पी है, इस पर दो बल लग रहे हैं। एक बल लग रहा है आपका 30 न्यूटन का लेफ्ट साइड और दूसरा बल लग रहा है आपका 40 न्यूटन का इस साइड, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल हम लेते हैं 30 डिग्री। तो हमें बताना है इन दो जो बल लग रहे हैं, इनका इस पॉइंट पी पर एक ही बल लग रहा है, एक पॉइंट पी पर दो बल लग रहे हैं, इन दोनों बलों का परिणामी। ठीक है, तो हमें बताना है बलों का परिणाम बताना है। ठीक है, बलों का परिमाण बताना है। तो देखो गौर से, जैसे हम जानते हैं बल हमारा कैसी राशि है, सदिश राशि है, और यहाँ पर देखा जाए ये सदिश राशि कहाँ पर काम करे, इस पॉइंट पी पर। तो एक ही पॉइंट पर दो सदिश राशियाँ अलग अलग डायरेक्शन में, एक सदिश राशि मतलब एक से ज़्यादा सदिश राशि आ गई और अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसका कुल बल कितना आएगा, तो इसका कुल बल कुछ लोग ऐसे कह देते हैं भाई 30 और 40 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 70 न्यूटन। ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा जो बल है वो सदिश राशि है, तो सदिश राशि को हम नॉर्मल तरीके से, बीजगणित तरीके से हम नहीं जोड़ घटा सकते। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जो इसमें चैप्टर में इस चीज़ों में हम सीखेंगे। तो आपका क्वेश्चन था कि एक पॉइंट पी पर 30 न्यूटन 40 न्यूटन के दो बल 30 डिग्री पर कार्यरत हैं, तो इसका कुल परिणामी बल बताइए। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, माना हमारा बल F1 क्या है, 40 न्यूटन है, और दूसरा बल क्या है, F2 है, ये कितना है, 30 न्यूटन है, और दोनों के बीच का एंगल जो थीटा वो कितना है, 30 डिग्री है। तो इसलिए F1 F2 के लगने वाले बल से कुल परिणामी रिजल्ट क्या आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ए क्या है, तो मान लेंगे पहला वाला बल था ए और दूसरा वाला बल बी था, तो ए की जगह पर हम F1 और बी की जगह पर F2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग सदिश राशि हैं। ठीक है, इसलिए R इक्वल टू नेट आ जाएगा। इसलिए हम देखो गौर से, कुल परिणाम को किससे बदल करते हैं, अब बल है, बल के लिए F और कुल के लिए N लगा देंगे, इसलिए F नेट की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम नेट या टोटल बोलते हैं, वो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए की जगह पर F1 का स्क्वायर, इसलिए बन जाएगा ये F1 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और यहाँ से जब हम नेट की वैल्यू निकालेंगे तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर बोले तो 40 का स्क्वायर, ठीक है, और F2 का स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर प्लस 2F1 बोले तो 40 और F2 बोले तो 30 और कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। यहाँ पर तो कॉस डिग्री 30 ना लगे, इसको हम 60 बनाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, कॉस 60 डिग्री बना दिया। अब देखो इसका नेट कैसे निकालेंगे, तो पता चला इस टोटल बल का जो परिणामी बल आएगा वो कैसे निकालेंगे, ये बन जाएगा 1600 और ये बन जाएगा 900 और ये बन जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो 2 × 40 × 30 और ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया। यहाँ से नेट की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 900, ये बन जाएगा 2500 और ये बन गया, और ये बन जाएगा 4 × 3 = 1200, और सबको ऐड करने पर जो हमें नेट की वैल्यू पता चली वो पता चली अंडर रूट 1020 और ये बन जाएगा 700 और ये बन गया 2700। तो पता चला जो नेट की वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट ऑफ 2700। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नोट बताना, 2700 लिख सकते हैं 27 × 100, ठीक है, 27 × 100, इसलिए नेट को हम लिख देंगे, देखो गौर से, 3 × 3 = 9 × 3 = 27 और ये बन जाएगा 10 × 10। तो यहाँ से आपको नेट की वैल्यू आ गई, ये एक जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, इसलिए नेट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 और अंडर रूट 3 बच गया। तो यहाँ पता चला जो नेट की वैल्यू आई वो 30 अंडर रूट 3, और जब अंडर रूट 3 की वैल्यू रखोगे तो 1.732 आ गया।
तो यहाँ से पता चला जब इसका मल्टीप्लाई करें 30 से ज़्यादा ही आएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 गन्नम 3 2 5 और वैल्यू आ जाएगी 2 बार। तो पता चला 51.96 न्यूटन आ गया। तो पता क्या चला, तो इस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि जब एक ही पॉइंट पर दो बल अलग अलग दिशा में कार्यरत हैं और किसी बीच के एंगल थीटा होता है तो कुल परिणामी बल इन दोनों के योगफल मतलब 70 के बराबर नहीं आता, बल्कि इन दोनों के सदिश योगफल के बराबर है, जो हमें इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछ ले 2 से ज़्यादा 3 लग रहे हैं, ट्विन बल लग रहे हैं, मान लो एक बल इधर भी लग रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जैसे ये इसमें हमने पढ़ा, तो नेट की वैल्यू देखो हमने क्या किया, छोटा क्वेश्चन लिया समझने के लिए। नेट की वैल्यू कितनी है, 51.96 न्यूटन, 96 न्यूटन। ठीक है, अब इसी को यूज करते हैं। ठीक है, अब समझना। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर कोई राशि है जो एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा बार है। देखो कौन कौन सी राशियाँ सदिश होती हैं। सदिश राशि देखो होता क्या है, सदिश राशि होती है ऐसी राशि जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कौन कौन सी होंगी ध्यान देना। बल आ जाएगा, बल जैसे आप 12th में पढ़ते हो कूलाम का नियम। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम से जो बल लगते हैं, उसमें भी अगर एक ही पॉइंट पर, जैसे होता है ना कि एक पॉइंट Q1 है, एक पॉइंट Q2 है, इसके द्वारा क्या होता है, एक ही पॉइंट पर दो बल लग रहे हैं, तो दो बल लग रहे हैं तो हम इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे बल्कि इनका बीजगणितीय योग लेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम, उसके साथ साथ और आ जाता है वैद्युत क्षेत्र आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका वैद्युत क्षेत्र। ये दोनों क्या है, सदिश राशियाँ, तो इनको हम नॉर्मल तरीके से नहीं जोड़ेंगे बल्कि दूसरे तरीके से जोड़ेंगे, ध्यान देना। इसलिए अगर दो बिंदु पर, एक ही बिंदु पर दो बल या दो सदिश राशियाँ किसी थीटा एंगल पर काम कर रही हैं या लग रही हैं, तो उनका जो परिणामी बल आता है, परिणामी रिजल्टेंट जो आता है वो a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बोल दें, अगर हमारा नंबर 1, यहाँ पर बहुत से केस आते हैं जिसको हम समझना है। ठीक है, अब अगर हम ये बोल दें हमारा a वाला भी और b वाला कि कोई पॉइंट है p, उस पर दो बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनका नेट कैसे निकालेंगे। ये तो थीटा था, नेट का एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन मतलब कि जब a और b दोनों क्या है, एक ही दिशा में, दोनों एक दिशा में है, एक दिशा में है, तो जब दो बल एक ही दिशा में काम कर रहे हो तो उनका परिणामी कैसे होगा, ध्यान देना। जब दो दिशा एक ही दिशा में होंगे अर्थात समांतर होंगे, तो इसका मतलब है उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, देखो क्या रहा है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू a² + b² + 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1 होती है। जब cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो a² + b² + 2ab × 1 हो जाएगा। और यहाँ से पता चला जब दो सदिश राशियाँ एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, a² + b² + 2ab के बराबर हो जाएगा। और ये बन गया a² + b² + 2ab, बोले तो a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ गई a + b के बराबर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर एक ही पॉइंट पर दो बल या दो सदिश राशियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनका जो परिणामी रिजल्टेंट आता है वो आता है a + b, मतलब दोनों के योगफल के बराबर। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं पॉइंट P है, इस पर एक बल लग रहा था 40 न्यूटन और दूसरा बल लग रहा है 30 न्यूटन, वो एक ही दिशा में लग रहा है, इस साइड लग रहा है। तो अब बताओ, मान लीजिए पॉइंट P था, इस पर दो बल लग रहे हैं, तो इसका नेट बल कितना होगा भाई, इन दोनों का परिणामी कितना होगा। तो क्या हुआ, अब दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो जब एक ही पॉइंट पर दो बल एक ही दिशा में लग रहे होते हैं या दो राशियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं सदिश राशियाँ, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के बराबर। इसलिए मान लीजिए पहला बल क्या है आपका, F1 = 30 न्यूटन है और दूसरा बल F2 = 40 न्यूटन है। तो इसलिए रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों के योगफल के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने सीखा है जब दो सदिश राशि एक ही डायरेक्शन में जाती हैं उनके बीच का एंगल थीटा होता है, मतलब 0 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब 40 + 30 कितना आ गया, 70 न्यूटन के बराबर। और ध्यान देना, ऐसे अगर एग्जाम्पल नंबर हम दूसरा ले लें, अगर कोई अब ये पूछ ले कि मान लेते हैं एक पॉइंट P पर तीन बल लग रहे हैं, F1, F2 और F3, एक 20 न्यूटन लग रहा है, एक 10 न्यूटन लग रहा है, एक 30 न्यूटन लग रहा है। अब बताइए इसका परिणामी कितना होगा। तो भी अगर हमारे पास एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा बल, दो या दो से ज़्यादा बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो इस कंडीशन में उनका जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है, उन सभी के योगफल के बराबर। तो मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से ज़्यादा सदिश राशियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं तो इसका मतलब कुल की वैल्यू कितनी हुई नेट की, सबके योगफल के बराबर। तो इसलिए F नेट की वैल्यू, टोटल बल कितना होगा,
वो F1, F2 और F3 के योगफल के बराबर। F1 की वैल्यू 20, F2 की वैल्यू 10 और F3 की वैल्यू 30। तो पता चला नेट की वैल्यू कितनी आ गई, नेट की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन। ठीक है, अब देखो इसको यूज करते हैं कहाँ पर, कूलाम के नियम में। ठीक है, ये समझ में आया कि एक ही पॉइंट पर दो बल लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तो उनका परिणामी क्या होगा, दोनों के योगफल के बराबर होगा। अब इसका यूज करते हैं कहाँ पर, हम यूज करते हैं कूलाम के नियम में। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लें, ध्यान देना A प्लस B मतलब दोनों के योगफल के बराबर। जैसे पहला क्वेश्चन ले लें, हमने ले लिया कि एक बिंदु आवेश ले लिया हमने 5 कूलाम का। ठीक है, और दूसरा बिंदु आवेश लिया 10 कूलाम का, और इनके बीच की दूरी कितना कर दिया, 2 मीटर। और अगर हम ये पूछ लें, ये पॉइंट बीच में है, एक पॉइंट P है जो इससे क्या होगा 1 मीटर की दूरी पर हो, ये दूसरा वाला भी 1 मीटर की दूरी पर हो, और ये वाला -5 माइक्रो कूलाम 5 कूलाम का आवेश है और ये 10 कूलाम का आवेश है। ठीक है, तो बताओ बिंदु P पर कुल बल बताइए। जैसे क्वेश्चन है P पर कुल बल बताइए, P पर कुल बल बताइए। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे अभी हमने सीखा बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले हम देखेंगे बिंदु P पर कितने बल लग रहे हैं। ध्यान देना, आपने पढ़ रखा है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो A के कारण P पर जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 माइक्रो कूलाम का माइनस आवेश, इसलिए क्या होगा, इस पर अंदर की तरफ बल लगेगा, मान लेते हैं, सॉरी बल नहीं लगेगा इसके अंदर, वो वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, E पर कुल क्षेत्र की गणना की, E पर कुल क्षेत्र बताइए। तो क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, E पर पहला क्षेत्र E1 इस साइड जा रहा है, और प्लस आवेश के कारण P पर जो क्षेत्र दूसरा रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। पता चला एक ही पॉइंट पर दो क्षेत्र उत्पन्न हो, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो अब इनका मतलब हम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब इनकी वैल्यू चाहिए। तो ध्यान देना, इसलिए क्या लेंगे, लिखेंगे 5 कूलाम के द्वारा, 5 कूलाम के द्वारा क्षेत्र, 5 कूलाम के द्वारा क्षेत्र मान लिया E1 है। तो अब क्षेत्र का फार्मूला हम जानते हैं, अगर बिंदु आवेश कारण किसी दूरी पर बिंदु आवेश कारण जो क्षेत्र होता है वो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर, मतलब आवेश और आर दूरी चाहिए। ध्यान देना, इसलिए इसके लिए आवेश कितना हो जाएगा, आवेश हो जाएगा 5 कूलाम, और उसके साथ साथ दूरी जो आएगी कितना आ जाएगी, 1 मीटर। 5 कूलाम के द्वारा बीच यहाँ पर पता करना, यहाँ पर 2 बल लग रहे हैं, इसलिए E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से वैल्यू बन गई आपकी 9 × 10⁻⁹, क्योंकि वैल्यू कितना दिया आपको, क्योंकि वैल्यू दी है 5, और आर कितना है 1 का स्क्वायर। और यहाँ से पता चला टोटल बल कितना आ गया, 9 × 5 = 45 × 10⁹, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो पता चला इनके कारण जो बल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो रहा 45 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम का। ऐसे ही अब 10 कूलाम के द्वारा P पर क्षेत्र पता करेंगे। ठीक है, अब फिर लिखेंगे 10 कूलाम के कारण, 10 कूलाम के कारण P पर क्षेत्र मान लिया E2 है। तो अब E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्यू की वैल्यू कितनी आ रही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ रही, 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू कितनी आ रही, क्यू मतलब 10 कूलाम 10, और आर कितना है, ये भी 1 मीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर था ना, इसलिए 1 मीटर का, इसलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से भी वैल्यू आ गई 9×10⁻90, और ये बन गया 10⁹ और नीचे 1। तो ये भी पता चला, इसके कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो रहा 90 × 10⁹। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पता क्या चला, देख रहे हैं यहाँ पर हम जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दोनों की दिशा क्या है, एक है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब दो की दिशा सेम होते हैं दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 होगा तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, माना कि कुल क्षेत्र, मान लिया हमने क्या कर लिया, कुल क्षेत्र क्या है, ई नेट है। ठीक है, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के योगफल के बराबर, इसलिए हम क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, दोनों की दिशा क्या है, सेम आ रही है। और सेम क्यों, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा क्यों जा रहा है ऐसे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले वाले मतलब कि 45 × 10⁹ और प्लस E2 क्या है 90 × 10⁹। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो 10⁹ कॉमन कर लेंगे, ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा 90। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 5 × 9 = 4 = 13 135। इसलिए नेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, नेट की वैल्यू आ गई 135 × 10⁹। 100 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा नेट की वैल्यू 1.35, गुणे में 2 घात ऐड हो जाएगी और बन जाएगा 11 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आई बात समझ में, इस टाइप से अगर एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा 3 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या करेंगे, कुल बल उन दोनों के योगफल के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब कि योगफल के बराबर कब, जब एक ही पॉइंट पर दो क्षेत्र एक ही दिशा में जा रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक 2 कूलाम का, एक 3 कूलाम का और 5
5 क्यू का 3 बिंदु आवेश ए बी सी पर रखे गए हैं, जहाँ से ए से बी तक की दूरी एल है और बी से सी तक की दूरी क्या है, एल है। कह रहा है 3 कूलाम पर, ठीक है। बी पर कुल बल की गणना कीजिए, या तो ये कहे थे या तो 3 क्यू पर लगने वाले, 3 क्यू पर लगने वाले कुल बल, 3 क्यू पर लगने वाले कुल बल की गणना कीजिए, ठीक है। कुल बल की गणना कीजिए, ये भी पूछता है तो दोनों का मतलब एक है, क्योंकि बिंदु की बात करें या आवेश की बात करें, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कूलाम का नियम लगाएंगे। हम जानते हैं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, या तो आकर्षण होता है जब बिंदु अपोजिट होते हैं, प्रतिकर्षण होता है जब वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि बी पर कुल बल की गणना कीजिए, 3 के ऊपर लगने वाले कुल बल की गणना कीजिए। पहले फॉर्मूला लिख ले। फार्मूला क्या होता है, कूलाम के कारण लगने वाला बल का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का ये फार्मूला है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बी पर कुल बल की गणना कीजिए, ठीक है। पहले डायग्राम से हम पहले देख लेंगे बी पर कितने बल लग रहे हैं। तो ध्यान देना, जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए, 2Q है और ये 3Q है और ये -5Q है, ठीक है। अब एक बल इनके बीच लग रहा होगा, एक बल इनके बीच लग रहा होगा, लेकिन आपसे पूछा कहाँ गया है, बी पर गया है। तो इसलिए ये वाला इसको धक्का देगा, एक वाला धक्का देगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, सेम चार्ज है। तो इसलिए इसके द्वारा इस पर जो बल लगाया जाएगा वो बाहर की तरफ लगाया जाएगा, मान लिया F1 है, ठीक है। अब माइनस आवेश के द्वारा 3Q प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि इनके बीच एक प्लस एक माइनस, इसलिए लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये वाला इसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा, इसलिए 5 कूलाम के द्वारा 3Q पर, क्योंकि हमें बी पर बताना है, तो 3Q पर लगने वाला जो बल होगा वो बल की वैल्यू निकाल लेंगे, दिशा क्या होगी, आकर्षण होगा। वो कहाँ जाएगा, मान लिया बल क्या है, F2 है, वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या पता चला, दोनों बल एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए क्या करें, दोनों को ऐड करना है। ये तो इतना पता चल गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहले डायरेक्शन निकालें, ठीक है। अब देखें क्या करते हैं। अच्छा, जोड़ना कब है, क्योंकि दोनों की दिशा सेम हो गई, जीरो बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, इसलिए जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अभी आगे और कॉन्सेप्ट देखिए, केस 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो गौर से, इसलिए क्या करेंगे, हमने मान लिया इसके कारण बल F1 है, इसके कारण बल F2 है, इसलिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू देखो कैसे आएगी, F1 मतलब 1/4πε0 रहने देंगे। Q1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2Q है। Q2 की वैल्यू कितनी आ रही, 3Q आ रही। डिस्टेंस कितना है आपके पास, बीच का डिस्टेंस L है, इसलिए L का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1/4πε0, 2 3 जा 6Q² अपॉन L स्क्वायर। और नंबर होता तो नंबर को क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं, इसलिए 6 1/4πε0 Q² अपॉन L स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे कारण बल निकालेंगे, इसलिए ऐसे दूसरे कारण बल F2 बराबर क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F2 बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 1/4πε0। Q1 की वैल्यू अब आ जाएगी 5Q, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3Q, क्योंकि इनके बीच बल काम कर रहे हैं और बीच का डिस्टेंस कितना L है, इसलिए L का स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0, 5 3 15, और ये बन जाएगा Q² अपॉन L स्क्वायर। और सही तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 1/4πε0 Q² अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पर हमने बी पर कुल बल पूछा था, इसलिए बी पर हमने देखा कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। डायरेक्शन निकाले, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए नेट की वैल्यू क्या होगी, लिखेंगे। चूँकि F1 व F2 क्या है, Q1 F1 F2 क्या है, समांतर है। समांतर मतलब कि एक दिशा में है, क्या है, एक दिशा में है, ठीक है, एक दिशा में है। इसलिए अगर कुल बल, इसलिए हमें कुल निकालना है ना, इसलिए यदि कुल बल क्या है, कुल के लिए Fn मतलब नेट Fn है, तो Fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fn बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 के बराबर। क्यों F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इसलिए F नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 की वैल्यू कितना है, 6 × 1/4πε0 Q² अपॉन L स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी आई, 15 × 1/4πε0 Q² अपॉन L स्क्वायर। अब क्या करेंगे नेट की वैल्यू के लिए, दोनों में 1/4πε0 Q² अपॉन L स्क्वायर कॉमन करेंगे। पहले वाले के लिए 6 बच जाएगा, दूसरे वाले के लिए 15 बच जाएगा, और ये बन जाएगा नेट की वैल्यू 16 6 15 6 21 हो जाएगा, इसलिए 21 बाहर आ जाएगा। 21 × 1/4πε0 Q² अपॉन L स्क्वायर, ये हो गया नेट की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि जब एक ही पॉइंट पर दो सदिश राशियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, या हम निकाल रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो उनका परिणाम क्या होता है, उन दोनों को योगफल के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और समझ आ जाए आपको, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, जैसे तीसरा कॉन्सेप्ट देखा, अब 2 हो 3 हो 4 हो, अगर सब एक डायरेक्शन में जाए क्या करें, सबको हम जोड़ देंगे। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें, मान लिया एक पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P एक 3Q कूलाम आवेश है, A पर है, एक B पर है और एक C पर है, ठीक है।
ये 2Q है और ये Q गुलाम का, ठीक है। और तीनों के कारण मान लिया यहाँ बिंदु P पर, ठीक है, यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट P है, इसके डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच 1 मीटर, इन दोनों के बीच 1 मीटर, इन दोनों के बीच 1 मीटर है, ठीक है। या बोल दें ये L है और ये भी L है और इनके बीच का डिस्टेंस भी L है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है A B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और P यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन है P पर कुल क्षेत्र की, P पर कुल क्षेत्र की गणना कीजिए, कुल क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या है। तो आपको क्वेश्चन ये बने A B C 3 बिंदु, आप 3 बिंदु पर Q 2Q और 3Q के कूलाम का आवेश रखे गए हैं। बिंदु P पर जो Q से P मीटर की दूरी पर है, L मीटर की दूरी पर है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में यहाँ पर एक पॉइंट A ले लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट B ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट C ले लेंगे और ये पॉइंट P है जहाँ पर हमें क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस L, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, यहाँ पर कितना रखा है 3Q, यहाँ पर कितना रखा है 2Q, यहाँ पर कितना रखा है Q, ठीक है। क्षेत्र पूछा जा रहा है, ध्यान देना, क्षेत्र बोले तो E के बारे में। तो अब आप ध्यान देना क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं। क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो अब देखो, पहले देख P पर कितने क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहले ये प्लस Q का है, प्लस आवेश क्या करता है P पर, बाहर की तरफ उत्पन्न क्षेत्र करेगा, मान लिया E1 है। अब इसके कारण क्षेत्र उत्पन्न करेगा बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके कारण क्षेत्र भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, E2 होगा। ये भी प्लस आवेश है, इसलिए P पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में E3 हो जाएगा, मान लिया। तो पता चला तीनों बिंदु आवेश P पर 3 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो, तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इससे क्या पता चला, पहले तीनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम जोड़ देंगे, वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब वैल्यू निकालते हैं, तो इसलिए E1 के लिए क्या करेंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र E1 के लिए अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो E1 के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। E1 के लिए ध्यान देना, E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए क्या चाहिए, आवेश क्यों है और डिस्टेंस कितना है, L के बराबर, इसलिए L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद E2 के लिए ऐसे करेंगे, तो E2 के लिए क्या क्या चाहिए हमें, E2 के लिए ध्यान देना, जो Q की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 2Q के, और डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का मतलब L और L 2L के बराबर, इसलिए E2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर के फॉर्मूले जब रखेंगे, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2Q, क्योंकि इसके कारण वैल्यू क्षेत्र E2 है, और डिस्टेंस कितना होगा L प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L के बराबर होगा, तो यहाँ से भी वैल्यू पता चल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2L का, ध्यान देना बीच में 2L का होल स्क्वायर, 2L का स्क्वायर के बन जाएगा 4L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको पूरा पूरा लिखेंगे, यहाँ से नेट की वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी E2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई 4L स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे इसको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि डिवाइड में, इसलिए 1/4 को हम बटे में कर देंगे और फिर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर के बराबर। तो E1 E2 निकाल लिया, अब E3 निकालते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब E3 निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इसलिए E3 के लिए, ठीक है, E3 के लिए, E3 के लिए ध्यान देना आवेश चाहिए, तो आवेश कितना है 3Q है, यहाँ से यहाँ तक। अब डिस्टेंस कितना L 3L के बराबर हो जाएगा, इसलिए E3 इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे रहने देंगे, Q की वैल्यू दो किसके बराबर, क्योंकि इसके कारण आवेश उत्पन्न हो, इसलिए 3Q, और उसके साथ साथ बीच का डिस्टेंस बोले L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 3L के बराबर, इसलिए 3L हो जाएगा। तो और 3L का होल स्क्वायर, क्योंकि बटे होल स्क्वायर होता है ना, इसलिए 3L का होल स्क्वायर, इसलिए E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो एक चीज़ गायब हो, यहाँ पे 2Q रखना था, यहाँ पर ये आपका 2Q, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 2Q, और फिर यहाँ पर 2Q और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4, ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ से बन गए E2 की वैल्यू 1/2, तो वैसे यहाँ पर 3Q और ये बन जाएगा 9L स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो E3 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई 3L का स्क्वायर, और 3 नंबर में है, इसलिए जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई L स्क्वायर। तो आपने E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया और E3 निकाल लिया। क्या दिख रहा है डायग्राम में, क्योंकि P पर लिखेंगे तो P पर तीनों क्षेत्र क्या है, एक दिशा में, क्योंकि P पर क्षेत्र कौन कौन से, E1 व E2 तथा E3 क्या है, E3 एक दिशा में है। जब एक दिशा में होता है तो क्या करते हैं हम, एक दिशा में, इसलिए सबको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। इसलिए मान लिया कुल क्षेत्र, इसलिए कुल क्षेत्र EN है, तो EN होगा, तो EN बराबर क्या हो जाएगा, सबके योगफल के बराबर E1
E2 प्लस E3 के बराबर। अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन एक आ रही है, जो पहला केस हम लेके चल रहे हैं उसी से रिलेटेड, ठीक है। E1 E2 और E3। E1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई L स्क्वायर के बराबर। E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई L स्क्वायर, प्लस करेंगे। अब E3 की वैल्यू कितनी आ रही है, E3 की वैल्यू आ रही है 1/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर के बराबर। अब सब में देखा जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर जब कॉमन है, बचा कितना, पहले के लिए 1 बच जाएगा, इसके लिए 1/2 बच जाएगा, इसके लिए 1/3। अब सबको एलसीएम लेके हम ऐड कर देंगे तो नेट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर, और बटे का एलसीएम 6 आएगा, ये बन जाएगा 6 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। और यहाँ से पता चला जो नेट की वैल्यू आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर, और 6 3 9 2 11/6। इसलिए हम बोल सकते हैं इन तीनों के आवेश कारण जो नेट की वैल्यू आएगी वो 11/6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर के बराबर होगी। तो इस टाइप से आपको करीब करीब समझ में आ गया होगा कैसे क्षेत्र में या कैसे बल को हम जोड़ते कब हैं, कब जोड़ते हैं, जब एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा क्षेत्र उत्पन्न हो या एक से ज़्यादा सदिश राशियाँ काम कर रही हैं, इसलिए उनका परिणाम बल क्या होगा, उन सभी के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा टेस्ट लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।